पूर्णिमा जी जो है ये ज्यादा देशभक्त है और जम्मू कश्मीर के लोग Now let me bring one point. अब आपको याद दिलाती हूँ, अब आपको याद दिलाती हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान। अब आपको याद दिलाती हूँ, अब आपको निलोफर जी याद दिलाती हूँ फारूक अब्दुल्ला जी का एक बयान। अब सुनिए मेरी बात। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और क्यों? अब सुनिएगा निलोफर जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। सुनिएगा, अभी अभी आपने कहा हमारा हिस्सा है, इसीलिए मुझे ये बयान फारूक अब्दुल्ला साहब का निकालना पड़ा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, एक सेकंड, ना निलोफर जी सुनिए, निलोफर जी सुनिए, आपने बोल लिया, अब मेरी बात सुनिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान। अब सुनिए, दूसरा बयान का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है निलोफर जी, निलोफर जी बयान का दूसरा हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा 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 निलोफर जी, दूसरा हिस्सा सुनिए। जो कांस्टेंट यहाँ पर हालात खराब थे और हालात इसने ओके, आप चुप होंगी तब मैं बयान का दूसरा हिस्सा पढ़ूंगी। आपको मालूम होना चाहिए, मुझे सब पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से पता है। कांस्टेंट पीस नहीं हो, ओके, जब तक कि कांस्टेंट बयान का दूसरा हिस्सा है। कांस्टेंट पीस के लिए निलोफर जी सुनना चाहती है, निलोफर जी सुनना चाहती है, सुनना चाहेंगी तो सुनाऊंगी, पूर्णिमा जी चाहेंगी तो सुनाऊंगी, का एक एग्रीमेंट हुआ, सुनना चाहेंगी तो सुनाऊंगी बयान का दूसरा हिस्सा। Pakistan occupied Kashmir belong to Pakistan. This won't change no matter how many wars. This won't change no matter how many wars are fought. अब सुनिए एक सेकंड निलोफर मसूद, अपनी बात में आप खुद फंसी। आपने कहा कि उस वक्त करना चाहिए था, हम जीत रहे थे, उस वॉर को क्यों रोका गया? जो हमारा हिस्सा है वो हमारे पास आना चाहिए था। और यही फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि चाहे कितने भी युद्ध लड़ लिए जाएं, पाकिस्तान का हिस्सा है पीओके और वो कभी सूरत हाल बदलेगा नहीं। और ये है आप लोगों का डबल स्टैंडर्ड। आलोक रंजन साहब, आप भूल गई हैं, मुझे बहुत कुछ याद है मैडम। निलोफर मसूद जी, सब कुछ याद है, आप भूल गई, इसीलिए मुझे फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान याद दिलाना पड़ा। आप भूल गई, आप भूली। मुल्क को लेकर मैं कुछ नहीं भूलती, मुल्क को लेकर कुछ नहीं भूलती। आलोक रंजन जी, अब इस दोहरेपन का क्या किया जाए, मुझे ये बताइए। आप एक तरफ ये कहते रहे कि भाई ये तो उसका हिस्सा है, कितने युद्ध लड़ लीजिए। आज कहती है निलोफर जी उस वक्त युद्ध चल रहा था, जीतने की कगार पर थे, युद्ध क्यों रोक दिया गया? अपना हिस्सा था, ले लेते। अब विरोधाभास है और या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, मैं नहीं जानती। लेकिन इस तमाम लिस्ट में सब बातों का जिक्र ये कैसे भूल जाते हैं करने से कि जब तक आतंकिस्तान आतंक को नहीं रोकता, जब तक गोली नहीं रुकती, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, खून और पानी साथ नहीं बहेगा। भारत की फॉरेन पॉलिसी फॉर टेररिज्म, फॉर पाकिस्तान साथ क्यों नहीं खड़ी होती है पार्टियां? अभी थैंक यू पूर्णिमा जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं आपके ऑडियंस को और आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और बात जोड़ दूं कि फारूक अब्दुल्ला सर जब दिल्ली में होते हैं और कश्मीर में होते हैं तो उनके स्टेटमेंट्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं। और अभी उन्होंने हुर्रियत को आह्वान दिया है कि हुर्रियत तुम पीछे मत हटो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यानी फारूक अब्दुल्ला ने फिर से उसी मुद्दे को ट्रिगर कर दिया है। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, गारंटी कौन लेगा? तो हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले चलते हैं कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और डिक्की बर्ड प्लान आया तब पीओके हमने खो दिया। अटैक हुआ कबायली का और हमने पीओके खो दिया। लियाकत नेहरू जब कॉन्फ्रेंस होता है, जब ट्रीटी होता है, तो उसमें माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बात की जाती है और उसमें भी पाकिस्तान में रहने वाले 24% हिंदू आज 1% हो गए। हिंदू माताओं 5 तो नहीं हो गई थी ना, कुछ तो हुआ होगा उनके साथ। फिर आप देखिए कि शिमला समझौता होता है, ताशकंद समझौता होता है, फिर लाहौर वाला वाजपेयी जी का होता है। तो हमारे पास इतने, फिर कारगिल हो जाता है, इतने प्रेसिडेंट्स हैं। और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी गए थे, साड़ी दिया था उन्होंने, गेस्चर दिया था अपनी दोस्ती का पाकिस्तान के साथ। तब जाकर के 2016 में फिर ये हुआ कि अब पाकिस्तान के साथ हमारा मैत्री संबंध, हाँ आतंकी हमला, मैत्री संबंध नहीं हो सकता है। तो आप कह रहे गारंटी कौन लेगा? इसका एक पूरा इतिहास है, कोई गारंटी ले नहीं सकता है। और ये हमारा पूरा एक 50, 60, 70 साल का अनुभव है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है
और पाकिस्तान का क्रिएशन कैसे हुआ, उसका फंडामेंटल बेसिस क्या है, इस पर एमजे अकबर की ने बहुत अच्छी किताब लिखी है। हम आपको एक एमजे अकबर का स्टेटमेंट बताते हैं कि पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है वो फंडामेंटलिज्म पे है। तो फंडामेंटलिज्म उसके जेनेटिक्स में है, और अगर पाकिस्तान सेकुलर कंट्री बनने की कोशिश करता है तो सेकेंड ऑर्डर इंडिया बनेगा। फिर व्हाट वाज द पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान के अलग करने का पर्पस क्या था? ये टू नेशन थ्योरी पर बना हुआ है, जहां पाकिस्तान मानता है कि हिंदू और मुसलमान कभी साथ में हो ही नहीं सकते। धर्म के आधार पर, इथनिसिटी के आधार पर उन्होंने पहले ही भेद करके पाकिस्तान का क्रिएशन किया है। तो उनके पूरे एजेंडा में, और सेकेंड एजेंडा पाकिस्तान का क्या रहता है कि कैसे वो इस्लामिक कंट्रीज का सुपर लीडर बने, और कैसे वो एक प्रकार का एक ऐसा यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन के तर्ज पे इस्लामिक यूनियन बनाए, और उसका लीडरशिप कैसे बने, कैसे ले वो। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबरशिप का दावा ही पाकिस्तान इसी आधार पर करता है। तो ये भारत के लिए एक सबसे जो बिल्कुल डायग्मेटिकली अपोजिट कैरेक्टर पाकिस्तान का है। चाहे उसके हम जेनेसिस पे जाएंगे, चाहे उसके हम किसी भी फैक्ट में जाएंगे। एक मिनट और, आधा मिनट और मौका दीजिए मुझे। और ये जो पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए हैं सर, जो रफीक साहब बैठे हुए हैं, उनको हम बता दें कि मैडम मुफ्ती ने अभी अभी कहा है कि ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ पीओके बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, क्या ये हमारे नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट नहीं है? क्या ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट नहीं है? फिर उन्होंने कहा है ड्यूअल करेंसी। आप लोग प्लीज न्यूज़पेपर या उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं उनको बहुत गहराई से अगर देखेंगे तो उनके ओवरऑल कैरेक्टर में एंटी इंडिया तो साफ दिखता है। ठीक है, इसका जवाब मैं रफीक साहब से लूंगी। रमनीश जी आपके पास, फिर उसके बाद संजीव साहब मैं आपके पास आती हूँ। रमनीश साहब, सीधी सी बात है कि शांति की शुरुआत विश्वास से होती है। जी। और विश्वास की शुरुआत कब होगी? जब आतंक खत्म होगा। बिल्कुल। अब आतंक खत्म हो नहीं रहा, विश्वास बहाली हो नहीं रही, अब उसके आगे जो भी नुकसान हो रहा वो उससे इतर, लेकिन पहल तो पहले आतंकवाद को खत्म करने की करनी पड़ेगी ना, फिर उसके बाद बात करेंगे। मुझे लगता है कि एक लंबी फहरिस्त जिस तरह का रहा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शांति बहाल और जो प्रेम और भाईचारा एक दूसरे के प्रति, पड़ोसी देश के प्रति बिल्कुल बनता है, बनना भी चाहिए, पड़ोसी मुल्क है। लेकिन हम बात करें संप्रभुता की, बात करें हम राष्ट्रीयता की, और फिर बात करें कि हमारे खुद की सेफ्टी की, सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक जैसा मैंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को मैंने ढूंढा, उसमें मैं देखता हूं कि 1993 का जो मुंबई ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसको कैसे भूला जा सकता है? 257 नागरिक हमारे जो मारे गए, उसको कैसे आप आंखें मूंद सकते हैं? फिर बात करें 2001 में भारतीय संसद पर हमला होता है, 2002 में अक्षरधाम पे हमला होता है, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जिसमें 209 मासूम मारे जाते हैं, 2008 में 166 लोग, 26/11 जो होता है मुंबई, उसमें 166 लोग, उसमें विदेशी भी मारे जाते हैं। फिर उरी में हमला होता है 2016 में, फिर 2019 में 40 सीआरपीएफ के हमारे जवान मारे जाते हैं। इन सब चीज़ को हम भूल जाएं? पीडीपी के नेता बार, अभी कुछ दिन पहले ही आपने ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था, उसमें बातचीत जब यूएस से हुई तो मध्यस्थता का सारा श्रेय जो है वो भारत को देने के बजाय सीधा वो पाकिस्तान को देती हैं। देखिए, पाकिस्तान परस्ती सोच हमारे देश के अलग अलग कोने में बसता है। कश्मीर में एक बहुतायत रूप में है, कश्मीर में थोड़ा एक बृहत रूप में लेता ही रहता है। आज जब आप शांति बहाल करने की बात करते हैं, 2014 से पहले हम सब ने देखा है कि किस तरह के आलम वहाँ पे पत्थरबाजी और क्या कहते हैं, अलग अलग अनंतनाग की बात करें, पहलगाम की बात करें, पुंछ की बात करें, हर जगह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। आज इन सब चीज़ में काफ़ी कमी आई है, क्योंकि देश के कोने कोने से जो लोग वहाँ पे जाते हैं एक टूरिस्ट के रूप में, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है आज कश्मीर को के डेवलपमेंट के लिए। मुझे लगता है कि ये जो जिस तरह की सोच पीडीपी के तरफ से रखा जाता है, मैं उन सोच को पूरी तरह से नकारता हूं। शांति बहाल खास करके पाकिस्तान आतंकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। कुछ चीजें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल, क्योंकि